गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 10। कौन सा अध्याय है आपके? 10वां। और 10वें चैप्टर में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और हो सकता है इस बार आपके 6 नंबर का क्वेश्चन अगला डाल दे, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 11वें यानी कि 12वें व 13वें में से आया था 6 नंबर का अथवा में क्वेश्चन 6 मार्क्स का। उससे के पिछले साल आया था 11वें में 12वें में से, तो इस बार 10वें को भी शामिल कर सकता है 6 नंबर में, या फिर इसमें से 3 नंबर का भी आ सकता है और एक नंबर के क्वेश्चन छोटे आते हैं। तो आपको विविध 10 है, विविध 10 के छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए जाने हैं, जो छोटे एक नंबर के क्वेश्चनों में आपके काम आएंगे। अब देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर दूसरा। एग्जांपल नंबर दूसरे को एक बार पढ़ो आप। ये देख त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं बराबर है, समान है। कोई त्रिभुज आपके पास, त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान है, तो सिद्ध करो कि वह समबाहु त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज आपके पास एबीसी, त्रिभुज एबीसी, इसकी सभी माध्यिकाएं बराबर है। एबीसी, ये माध्यिका एडी, माध्यिका बीई और माध्यिका सीएल। माध्यिका एडी, माध्यिका बीई और माध्यिका सीएल, ये आपस में समान है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वह सभी कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है वो लिखो। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका, माध्यिकाएं कौन कौन सी है? एडी, एडी बराबर किसकी है? बीई के और बराबर है सीएल। वह या एवं माध्यिकाएं, माध्यिकाएं कौन कौन सी? एडी, बीई व सीएल परस्पर, परस्पर किस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है? बिंदु जी पर, परस्पर बिंदु जी पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये तो पॉइंट था आपको दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है इसके अंदर? सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है या दर्शाना। क्वेश्चन में 2 वाक्य बन सकते हैं। सिद्ध करना आ सकता है या फिर यहाँ क्या आ सकता है? दर्शाइए कि, ये शब्द भी आ सकता है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज कब बनेगा? जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी आपके पास। तीनों भुजा AB बराबर BC बराबर AC, ये हमारे इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। तीनों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। AB बराबर BC बराबर AC, ये पॉइंट इसमें सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पर जो इसकी उत्पत्ति है उसके अंदर, उत्पत्ति में देखो, यानी कि हम जानते हैं कि यानी कि जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक। और केंद्रक क्या करता है? माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो जी क्या बन गया? इसका केंद्रक बन गया। तो ये इनको किस अनुपात में बांटेगा? 2:1, बड़ा भाग 2, छोटा भाग 1, 2 और 1, 2 और 1, ये बड़ा भाग है 2 का, छोटा भाग कितना बनेगा? 1 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यानी कि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है। अतः ऐसे AG, BG और CG, इसका अनुपात कितना रहेगा? 2 रहेगा आपके पास, AG, BG, CG का। और साथ में GD का, और BG के साथ किसका होगा? GE का, और CG के साथ होगा GF का।
जीएफ का कितना आएगा अनुपात 1, यानी 2:1। तो देखो ये सारे भाग इसके बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तो इसके दूसरा भाग यानी एजी भी दूसरा भाग है इसका पूरी माध्यिका का, बीजी भी दूसरा भाग है, सीजी भी दूसरा भाग है, अतः एजी बीजी सीजी के मान बराबर होंगे। इसी प्रकार से जीडी जीई और जीएफ के मान भी बराबर यहां दिखाएंगे। अतः एजी बराबर बीजी बराबर सीजी एवं दूसरा पार्ट यहां से जीडी बराबर जीई, जीडी बराबर जीई बराबर जीएफ, ये तीनों भाग में क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। एजी बीजी और सीजी के मान भी बराबर आएंगे। अब साथ में एक और बात देखो, माध्यिका का क्या काम होता है? समूह भुजा का समद्विभाजन कर देती है। माध्यिका समूह भुजा का क्या करती है? समद्विभाजन। तो अब देखो माध्यिका एडीए, इसके माध्यिका एडीए, तो यहां से बीडी बराबर कौन से हो जाएंगे? सीडी। माध्यिका बीडीए, अतः ये दो भाग इसके हम बराबर दिखाएंगे। एडी बीई व सीएफ माध्यिकाएं हैं। दोबारा पुनः एक बार इसको लिखते हैं, माध्यिकाएं हैं, अतः ये भाग इसके बराबर दिखा दो। देखो एडी क्या काम करेगी? भुजा का समद्विभाजन। तो बीडी बराबर सीडी, तो बीडी बराबर सीडी बराबर क्या होगा? बीडी और सीडी क्या होगा? बीसी का आधा, तो BC/2। अब इसी प्रकार से दूसरा यहां से बनाएंगे तो क्या बढ़ेगा? AE बराबर EC, तो यहां से लिखेंगे AE बराबर EC बराबर पूरी भुजा AC का आधा, इसको लिखना पड़ेगा AC का आधा यानी AC/2। वह तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? AF बराबर BF बराबर AB का आधा, AB का आधा हमने कर लिया। अब हम यहां से चलेंगे, दो त्रिभुजों को लेंगे आमने सामने वालों को, उनको हम सर्वांग सम दिखाएंगे। उनको क्या दिखाएंगे? सर्वांग सम। जैसे दो त्रिभुज हमें यहां से आपको लेने पड़ेंगे, दो त्रिभुज आमने सामने वाले दो त्रिभुज आप यहां से लेके चलो। एक त्रिभुज तो हम यहां ले रहे हैं, त्रिभुज BGD, BGD। तो पहला त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज BGD। और दूसरा त्रिभुज इसके ठीक सामने वाला कौन सा आ जाएगा? AGE। ये त्रिभुज आपको इसमें त्रिभुज AGE में, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। पहले तो BG बराबर AG, BG बराबर AG हमारे पास, तो यहां ये दिखाएंगे BG बराबर AG। दूसरा GD के बराबर G है, GD के बराबर कौन सा है? G, GD बराबर G। और तीसरा एक इसके अंदर बढ़ रहा है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम समूह कोण भी कह सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण। कोण BGD बराबर कोण AGD, समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अब यहां पर देखो कौन सा नियम लगाएंगे सर्वांग क्षमता का? तो इसके अंदर दो तो बढ़ गई भुजा और एक इनके मध्य का कोण आ गया। दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा इनके मध्य का कोण, दो भुजा और मध्य का कोण, तो इसके अंदर कौन सा नियम लगेगा? SAS। तो यहां क्या लिखेंगे? SAS सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नियम से। सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज BGD सर्वांग सम होगा त्रिभुज AGE की। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी संगत भुजा कौन सी बच गई? BD, और यहां से आ गई A, BD बराबर A। यहां लिख सकते हैं संगत भुजाएं, CPCT से संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आ गई है। इससे आई है CPCT से। CPCT का मतलब क्या होता है? कि कोई सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी बराबर होते हैं। संगत अवयव में क्या बच गया? संगत भुजा और संगत कोण। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत जो अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। अवयव यानी कंपोनेंट्स, भाग इसके। तो त्रिभुज के बस दो ही भाग होते हैं, कोण और भुजा, कोण और भुजा। इन भागों को ही हम मेन रूप से लेते हैं त्रिभुज को। तो इसके संगत भाग BD को और AE को यहां से चेंज करो,
तो BD की जगह तो क्या लिख सकते हैं हम, BC बटे 2। तो BD बराबर क्या लिखेंगे, BC बटे 2। और इस AE के बराबर क्या लिखेंगे, AE के बराबर लिखेंगे हम AC बटे 2, AC बटे 2। अब दोनों साइड में बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, BC बराबर AC। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज और आपको लेना पड़ेगा, तो दो भुजाएं हमारे पास आ गई BC और AC। अब इस बार या तो BC के साथ AB लेके आएंगे या फिर AC के साथ AB लेके आएंगे। तो आपको ऐसा रिलेशन इनका लेना है। तो एक तो त्रिभुज आप यहां से ले सकते हो, ये BGF के साथ इसका सामने वाला लो CGE, या फिर एक त्रिभुज ले सकते हैं DGC, इसके सामने वाला आप ले सकते हो ये त्रिभुज AGF। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहां से त्रिभुजों का चयन कर सकते हो, लेकिन त्रिभुज कौन से होने चाहिए, आमने सामने वाले भुजा का ध्यान रखते हुए आपको चलना है इसमें। तो हम त्रिभुज यहां से ले रहे हैं, त्रिभुज CGD और दूसरा त्रिभुज CGD के सामने का ये त्रिभुज आ गया AGF में, और इन दोनों को भी सर्वांग सम दिखाएंगे। त्रिभुज CGD में CG बराबर AG है हमारे पास, CG बराबर AG, CG बराबर कौन सा आ गया, AG का रिलेशन। सेकंड GD बराबर GF, GD बराबर GF, इनका रिलेशन, GD एंड GF का रिलेशन। तीसरा कोण शीर्षानुकोण कोण, ये बीच का कोण समूह कोण बन रहा है इसका, शीर्षानुकोण कोण, कोण है GF और बराबर कोण CGD। शीर्षानुकोण कोण लिख सकते हो आप, या समूह कोण भी इसको लिख सकते हो। अब यहां सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा, इसी के अनुसार ऐसे एस सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा, ऐसे एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। पहला त्रिभुज AGF सर्वांग सम त्रिभुज CGD के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अब संगत अवयव में क्या बचेगी आपके पास, संगत भुजा और संगत कोण। तो कोण होगा तो यहाँ काम नहीं है, तो CD बराबर AF, तो यहां से लेंगे AF के बराबर CD। अब इनको चेंज कर देते हैं, AF की जगह क्या लिखेंगे, AB बटे 2, और CD की जगह हम क्या लिखेंगे, BC बटे 2। दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल, तो AB बराबर क्या आ गई, BC। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। पहले देखो AB बराबर BC के है, AB बराबर BC के समीकरण 2 में। अब समीकरण 1 में देखो यदि BC के बराबर क्या आ रहा है, AC, तो बराबर में AC, तीनों भुजाएं बराबर है, अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा 10.2 का। ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है दूसरा, एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G पे प्रतिच्छेदित करती है। कौन से बिंदु पे कट करी है एक दूसरे को, G पर। ये देखना, ये त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, ABC है, इसकी माध्यिकाएं हैं। सारे क्वेश्चनों में डायग्राम एक जैसे चल रहे हैं, AD, BE और CF। ये आ गया केंद्र इसका G, CF। यानी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF परस्पर बिंदु G पे प्रतिच्छेदित कर रही है। और यदि AG के बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं, माध्यिकाएं कौन सी आपके पास, वो लिखो AD, BE व CF। वह CF है जो परस्पर बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करते हैं,
अब यह क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या मान दिए हैं। और यदि एजी के बराबर है आपके पास 6 सेंटीमीटर, एजी बराबर 6 सेंटीमीटर, एजी का मान 6 सेंटीमीटर है। दूसरा बीई के बराबर 9 सेंटीमीटर, बीई के बराबर 9 सेंटीमीटर। और तीसरा मान है जीएफ के बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से ज्ञात करना है एजी के संगत, एजी के संगत आपको ज्ञात करना है इसके अंदर जीडी। दूसरा है बीई के संगत आपको ज्ञात करना है बीजी और सीएफ। ये तीन यहां पर ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो केंद्रक है जी, केंद्रक जी है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये पॉइंट हम यहां लिखेंगे कि केंद्रक जी माध्यिकाओं को 2:1 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। ये पॉइंट लिख दिए। अब देखो इसका अनुपात अंत विभाजित करता है। तो और अब आपको इसके अनुपात के अनुसार चलना पड़ेगा। पहले एजी का तो हो जाएगा 2, इसका हो गया 1 और टोटल एडी का कितना हो जाएगा 3। ए से बीजी का 2 और जीई का 1 और टोटल बीई का 3। यानी यहां लिखेंगे एजी अनुपात जीडी अनुपात पूरी का ले लो, इनका पूरी माध्यिका एडी, यानी 2:1:3। ये पॉइंट आप इसमें याद रखो, सिंपल हो जाएगा। बीजी के साथ किसका आएगा जीई का अनुपात और जी के साथ पूरी माध्यिका बीई। ऐसे इसके अंदर सीजी के साथ आएगा जीएफ, सीजी के साथ जीएफ और जीएफ के साथ कंप्लीट सीएफ, यानी 2:1:3। ये आपको याद रखना। अब देखो अब आपको चलना एक तो ज्ञात और एक अज्ञात के द्वारा। पहले आपका एजी है, एजी के साथ कौन सा है एडी, तो आपको इनका अनुपात लेना है एजी का और एडी का। एजी का है 2 और एडी का है 1। तो यह क्या लिखेंगे एजी बटे जीडी बराबर में इसका अनुपात ले लो। तो अनुपात है 2/1, 2/1। तो एजी का मान कितना आपके पास, एजी का मान 6 सेंटीमीटर, ये 6 यहां रख दिया बट्टे में, जीडी बराबर 2/1। वजन गुणा करें इसको, यानी 2 जीडी बराबर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 सेंटीमीटर, या फिर जीडी के बराबर 2 का शामिल कर दो, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो होता है जीडी के बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना है बीई का और बीजी का अनुपात। तो यहां पर बीई बटा बीजी, बीई बटा बीजी। तो देखो बीई का अनुपात आपके पास कितना है, बीई का कितना रहेगा 3 बट्टे में बीजी, तो बीजी का अनुपात कितना आपके पास 2, ये 2। अब यहां से मान रखो आप बीई का मान कितना है 9 बट्टे बीजी बराबर 3/2। अब इसको वजन गुणा करें तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 18। 3 को बीजी से गुणा किया, 3 बीजी बराबर 18, या फिर बीजी के बराबर आ गया 18/3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अतः बीजी का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाला आप खुद भी कर सकते हो। थर्ड वाला क्या है जीएफ और सीएफ, जीएफ और सीएफ का अनुपात देखो, जीएफ और सीएफ तो कितना लेना है 1:3। थर्ड है आपके पास जीएफ बटे सीएफ बराबर जीएफ का 1, सीएफ का कितना आ गया 3। अब जीएफ का मान आपके पास 4.5, तो इसमें रखेंगे 4.5 बटे सीएफ का मान याद करना है बराबर 1/3। वजन गुणा इसको करें तो सीएफ के बराबर कितना आ जाएगा 4.5 को 3 से गुणा करें तो 13.5 सेंटीमीटर। तो ये मान आ जाएगा सीएफ का। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 7th वाला है वो भी आप इसी के अनुसार कर सकते हो। एक इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, वो भी आप इसी के अनुसार आप कर सकते हो। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10.2 का 10.2 का। इसमें कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बीई और सीएफ जी पे प्रतिच्छेदित करती है।
त्रिभुज एबीसी आपके पास तीन माध्यिकाएं हैं, एडी, बीई और सीए, और कहां पे जाके कट कर रही है वो जी पर। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन को एक मिनट आप पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में तो ये त्रिभुज कौन सा है आपके पास, एबीसी, इसकी माध्यिकाएं एडी, बीई और सीए कहां पे एक दूसरे को कट कर रही है, पॉइंट जी पर। तो जी क्या है इसका अंतर केंद्र, एडी, बीई और सीए, यह गया बिंदु जी पे प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई, सिद्ध क्या करना हमारे को, एडी प्लस बीई, और इसका मान बड़ा होगा किससे, 3/2 एबीसी। ये मान हमारे को प्राप्त करना है। तो यहां पर दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं कौन कौन सी है माध्यिकाएं, एडी, बीई व सीए परस्पर बिंदु जी पर प्रतिच्छेदित करती है, कौन से बिंदु पे कर रही है, बिंदु जी पर। और अब हम यहां पर क्या लेंगे, त्रिभुजों की असमीका से चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको हिंट्स दे रखा है, संकेत दिया हुआ हल करने के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास संकेत नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपको क्या यूज करना पड़ता है, त्रिभुजों की असमीका से। तो यहां पर हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे एजीबी, कौन से त्रिभुज में हम चल रहे हैं, एजीबी में, त्रिभुज एजीबी में त्रिभुजों की असमीका से, जो कक्षा 9th में आपने पढ़ी थी उसका हम प्रयोग करेंगे। त्रिभुजों की असमीका, और असमीका क्या होती है कि कोई भी दो भुजाओं का योग, असमीका से कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। जैसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज एबीसी है आपके पास, या चलो पीक्यूआर मान लेते हैं, तो इसके अंदर ये कब संभव होगा त्रिभुज, यानी त्रिभुज कब संभव, ये कब होगा कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। PQ प्लस QR ये बड़ा किससे होगा, PR से, संभव है ये भी। दूसरा है QR प्लस PR, ये बड़ा होगा किससे, PQ से। और तीसरा यहां पर क्या आएगा इधर, यानी QR, PR प्लस PQ, और बड़ा होगा किससे, QR से। ये तीनों स्थितियां यहाँ पे पॉसिबल हो तब कोई त्रिभुज संभव रहता है। तो इन्हीं प्रोसेस को, यानी कि इस पूरे कथन को क्या बोलते हैं, त्रिभुजों की असमीका इसको कहते हैं। तो इसके अंदर भी त्रिभुजों की असमीका का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज एजीबी में। तो एजी प्लस बीजी ये बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा एबी से। देखो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, यहाँ बड़ा है। एजी प्लस बीजी बड़ा है किससे, एबी से। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसका अनुपात, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने अनुपात के द्वारा हल किया था कि केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहां से क्या लिखेंगे, केंद्रक माध्यिकाओं को माध्यिकाओं को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। यानी जो अनुपात पिछले क्वेश्चन में काम में लिया था वो अनुपात इस क्वेश्चन में काम में आएगा, अंतर विभाजित करता है। ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हमने, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। अब देखो इसका अनुपात पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था एजी के साथ लिया था जीडी का, फिर पूरी का एडी का। इसी प्रकार से बीजी के साथ किसका आएगा, जीई का, फिर पूरी बीई का। ऐसे इसके अंदर सीजी का, सीजी के साथ जीएफ का, जीएफ के साथ कंप्लीट सीएफ का, यानी 2, 1 और 3, 2, 1 और 3। और अब आपको यहाँ किन किन का अनुपात लेना है, एक तो आपको एडी का, और एडी के साथ किसका लेना है, एजी का, क्योंकि एजी का पूरा भाग, एजी क्या है, एडी का एक भाग ही तो है। तो यहां से एजी का और एडी का लेंगे। तो यहां से देखो एजी का और एडी का क्या आएगा, एजी बटे एडी। तो एजी का तो कितना आ गया आपके पास, 2 भाग,
और एडी कितना हो गया कंप्लीट 3 बार। तो यहां से क्या लिख सकते हैं एजी बटा एडी बराबर 2/3। अब इसको वजन गुणा करें, इसको वजन गुणा करें तो आपके पास क्या आ जाएगा एजी के बराबर 2/3 एडी, ये रख सकते हैं। वह अब दूसरा किसका लेंगे बीई का और बीजी का, बीई का लेना और एक किसका लेना आपको बीजी का। तो यहां पर भी बीजी बटा बीई बराबर 2/3। बीजी का कितना आ गया आपके पास 2 बार और बीई का कितना आ गया 3 बार। इसको वजन गुणा करें तो बीजी बराबर कितना आ जाएगा 2/3 बीई। अब ये मान इस समीकरण 1 में आप रख दो, इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इस पूरे को मानते हैं समीकरण नंबर 2। इस पूरे को क्या मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यानी कि जो समीकरण 1 है उसके अंदर एजी का और बीजी का मान चेंज करते हुए लिख दो आप। तो एजी की जगह तो हम क्या लिखेंगे 2/3 एडी, 2/3 एडी प्लस बीजी की जगह हम क्या लिखेंगे 2/3 बीई, 2/3 बीई। ये बड़ा होगा किससे एबी से। अब इन दोनों को 2 में देखो कॉमन क्या आ जाएगा 2/3। तो यहां से आ गया एडी प्लस बीई और ये बड़ा किससे आ गया एबी से। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो एडी प्लस बीई, ये बड़ा आ जाएगा 3/2। इसका क्या होगा यहाँ व्युत्क्रम होके आ जाएगा। 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3/2 व्युत्क्रम और ये AB और ये हमारे को यहाँ सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे HP या इति सिद्धम। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, हो सकता है आ जाए। इसके जस्ट आफ्टर वाला क्वेश्चन भी आपको निकाल के देखना है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, 11.2 में पहले का पहला क्वेश्चन। अब इसके अंदर थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। अब देखो जो 11.2 है उसके अंदर या तो थेल्स प्रमेय का या फिर थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग होता है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर समांतर रेखा दी जाए और अनुपात पूछा जाए, समांतर रेखा क्वेश्चन में दी जाए और अनुपात पूछा जाए तो आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। और यदि आपको क्वेश्चन के अंदर भुजाओं का अनुपात दिया जाए, बराबर अनुपात आ रहा है और वहां समांतर रेखा के बारे में पूछा जाए तो आपको थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है। 2 बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रम से D व E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है BC की। सबसे पहले कौन सा लेंगे त्रिभुज ABC, ये आपके पास आ गया त्रिभुज ABC। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और ये बनाते जाओ। अब इसकी भुजा AB और AC पर, AB पर तो बिंदु है D, AB पर तो कौन सा बिंदु आपके पास D और AC पर बिंदु है आपके पास E। इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है किसके BC के। तो यहां क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है आपके पास BC, DE समांतर है BC के। यदि AD के बराबर 6, आप आगे AD के बराबर 6 सेंटीमीटर है आपके पास, AD का मान 6, BD का मान है 9 सेंटीमीटर, तो BD बराबर 9 सेंटीमीटर। डायग्राम में भी लिख रहा हूं मैं, यहां भी लिख रहा हूं ताकि आप समझ सकें। और तीसरा है AE, तो AE का मान आपके पास 8 सेंटीमीटर, AE के बराबर है 8 सेंटीमीटर। और पूरी भुजा AC का मान निकालना है तो AC निकालने से पहले हमारे को EC यहां ज्ञात करनी पड़ेगी। तो EC को क्या मान सकते हैं x सेंटीमीटर, x मान लेते हैं। तो पहले EC के बराबर आ जाएगा x सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं तो AC का मान निकालें। तो AC के बराबर क्या लिखेंगे AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर AC। तो AE का मान हमारे पास 8 और EC का मान x, तो AC का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस x सेंटीमीटर। अब दोबारा लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब यह थेल्स प्रमेय के प्रयोग से हम चलेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC की, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको DE समांतर BC।
जो समांतर रेखा दी हुई है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो या तो आप क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय लिख सकते हो, या फिर आपको प्रमेय का नाम याद नहीं है तो प्रमेय के अनुसार भी आप लिख दो, गलत नहीं होगा आपका, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या फिर प्रमेय 11.1 के अनुसार। तो यहां लिख रहे हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय के अनुसार इसके जो अनुपात है भुजाओं के वो क्या होंगे? समान अनुपात बढ़ाएंगे। AD बटा BD, AD बटा BD बराबर आएगा AE बटा EC। ये आ गया। अब इसके अंदर मान रखेंगे AD का मान हमारे पास कितना है? 6 सेंटीमीटर, BD का मान है 9, AE का मान है 8 और EC का मान है x। अब इसको मोजर गुणा करें तो 6 को x से गुणा करो 6x, 9 को 8 से गुणा करो, 9 को 8 से गुणा किया तो 72। अब x 6 का नुकसान कर दो तो x बराबर 72/6 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब लास्ट में आपको क्या निकालना है यहाँ पर? AC। तो AC के बराबर यानी 8 + x। अब x का मान पुनः इसके अंदर रखते तो 8 + 12 बराबर 20 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः AC बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका अभिष्ट उत्तर कितना आएगा? AC बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर 4 क्वेश्चन है इस प्रकार के, चारों का आपको प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगला और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं 11.2 का। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है आपके पास। ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। कक्षा 9th के अंदर आपको पता है समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, कक्षा 9th में, कक्षा 8 में भी आप पढ़ चुके हो। समलंब चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाओं का कोई भी एक युग्म परस्पर समांतर हो, समूह भुजाओं का कोई भी एक युग्म समांतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर भी AB समांतर क्या आ गया? CD। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और वैसे परिभाषा के अनुसार। और इसके विकिरण एक तो आ गए AC और विकिरण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। किस बिंदु पे कट कर रहे हैं? बिंदु O पर। तो सिद्ध करना है हमारे को, दर्शाना है AO बटा BO बराबर CO बटा DU। पहले नंबर पे आपको दिया हुआ क्या है वो लिखो। क्वेश्चन में दिया है आपको, और दिया हुआ क्या है आपको? समलंब ABCD में नाम इसका दे रखा है समलंब ABCD, समलंब ABCD में। अब इसके विकिरण देखो, विकिरण कौन से? AC और BD। तो यहाँ क्या लिखेंगे? विकिरण AC व विकिरण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और साथ ही AB समांतर किसके है? CD समांतर का मतलब दो खड़ी हुई लाइन का जो संकेत आता है उसका मतलब क्या होता है? समांतर। समांतर है CD। ये लंब का साइन आता है उल्टा T, उल्टा T का मतलब क्या हो गया? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर सेंटर। तो AB समांतर CD, AB समांतर CD है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है क्वेश्चन में? आप AO बटा BO बराबर CO बटा DU ये सिद्ध करना है। अब हम लेंगे यहाँ पे रचना। बिना रचना के इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो रचना का जो टॉपिक है उसको आपको याद रखना है कि रचना किस प्रकार से क्वेश्चन में करेंगे। रचना का मतलब कुछ पॉइंट यानी कुछ पद हम चित्र के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ पदों को चित्र के अंदर जोड़ सकते हैं सिद्ध करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि AB समांतर CD है तो इन्हीं के समांतर एक और रेखा हमने खींच दी OP, यानी O को P से मिलाया, O को P से इस प्रकार मिलाया, कि
ओपी समांतर है वो AB के और AB किसके समांतर है CD, यानी तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो। इस प्रकार से हमने इसको मिलाया, O को P से किस प्रकार मिलाया कि AB समांतर हो CD की, यानी AB समांतर CD है, तीनों रेखाएं परस्पर समांतर है, OP समांतर AB समांतर CD। अब यहाँ क्वेश्चन के हम दो स्टेप से चलेंगे, एक बार तो इनको समांतर करके चलेंगे OP समांतर AB और एक बार OP को समांतर करेंगे CD के साथ। इस स्टेप से आगे बढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा उत्पत्ति। पॉइंट नंबर 4 क्या आ गया आपके पास उत्पत्ति। अब देखो इसके अंदर उत्पत्ति में प्रूफ वाले पॉइंट में तो पहले हम इन पॉइंटों को लेते हैं OP समांतर AB, यानी OP समांतर AB। ये पद क्यों आया आपके पास, इसका कारण लिखो रचना से, यानी ये पॉइंट हमने कहां से लिया है रचना से किया है इस पॉइंट को। तो OP समांतर AB किससे आ गया रचना से। अब देख रहे हैं किस त्रिभुज में है OP समांतर AB, OP समांतर AB किस त्रिभुज में आ गया त्रिभुज ABC में। तो यहां पर त्रिभुज का हम नाम लेंगे, नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब क्वेश्चन में आपको समांतर रेखा दी हुई है तो हम इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाएंगे। अब भुजा, अब देखो थेल्स प्रमेय के प्रयोग से भुजाओं का अनुपात बराबर आप यहां दिखा सकते हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाइए आप। तो पहली भुजा कौन सी आएगी आपके पास AO बटा CO, AO बटा CO, AO बटा CO बराबर किसके दिखाएंगे BP बटा CP के। देखो AO का अनुपात किसके बराबर है BP भुजा की, तो BP बटा CP, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे को आपको दूसरे नंबर पे किससे चलना है OP समांतर CD के द्वारा। एक बार हम चले OP समांतर AB से, दूसरे नंबर पे हम चलेंगे OP समांतर CD से। OP समांतर CD से, इसका कारण भी क्या लिखेंगे रचना से, OP समांतर CD, कारण क्या आ गया इसका रचना से। अब इसको भी किस त्रिभुज में ले, त्रिभुज को पहचानो कौन सा त्रिभुज है OP समांतर CD किस त्रिभुज में है OP समांतर CD है किस त्रिभुज में BCD में। देखो OP तो B और D को मिलाएंगे तो ये BD रेखा पे इसको कट कर रहा है, इसका मतलब BCD त्रिभुज। तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे यहां से BCD में, त्रिभुज BCD में OP समांतर CD है तो उसी थेल्स प्रमेय का यहां भी प्रयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो भुजाओं के अनुपात का ध्यान रखना है, जैसे हमने फर्स्ट समीकरण में लिया वैसे ही सेकंड समीकरण में भुजाओं का अनुपात आएगा कि दोनों की जो RHS है वो बराबर जो RHS है वो बराबर कर दें। तो यहां से हम लेंगे भुजा BO बटा DO, BO बटा DO। अब BO के बराबर अनुपात किसका है BP का, यानी BP का अनुपात BO के बराबर और CP का अनुपात DO के बराबर, ताकि एक एक पक्ष इनका बराबर हमारे पास हो जाए। ये CP, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर इसका जो RHS है दायां भाग है वो दोनों ही समीकरणों का क्या है बराबर है, यानी कि दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर है, अतः इनका बायां पक्ष भी बराबर होगा समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 व 2 से आगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से इनके जो पक्ष बराबर नहीं उनको भी बराबर दिखा देंगे, क्योंकि इनका एक ही पक्ष बराबर है BP बटा CP, BP बटा CP। अतः AO बटा CO, AO बटा CO बराबर BO बटा DO। देखो हमारा सिद्ध करने वाला पॉइंट आ गया क्या, अभी नहीं आया पॉइंट, एक कदम और दूर है, AO बटा BO है इसमें। अब देखो BO का आना चाहिए CO की जगह और CO कहां जाना चाहिए BO की जगह। तो इसको हम क्या करेंगे पुनर्व्यवस्थित कर देंगे, यहां से CO को तो यहां भेज देते हैं और BO को कहां ले आते हैं CO की जगह। यहां लिखेंगे या AO बटा BO बराबर
CO बटा BU। अब देखो हमारा सिद्ध करने वाला पॉइंट आ चुका, क्या आ चुका पॉइंट ये AO बटा BU CO बटा DU। और ये हमारे को सिद्ध करना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे HP इति सीधम। HP लिख दो या इति सीधम लिख दो। अब ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 2013 के बाद 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना है। और भी कई क्वेश्चन है 11.2 में, तो उनको भी आपको निकाल के देखना है। कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में डालिए किस तरह बारे में ये क्वेश्चन समझाइए, तो हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे, सहायता करेंगे हम आपकी। इसलिए आपको कमेंट में डालना है कि सर ये क्वेश्चन समझाइए इस चैप्टर का, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर एग्जाम को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको देना है।